आज हम योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की अवधारणा और औद्योगिकीकरण के बारे में जानेंगे कि भारत सरकार ने किस प्रकार औद्योगिक विकास के लिए योजना बनाई और किन किन कार्यों को किया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी अति आवश्यक थी। तो इसके लिए सरकार ने औद्योगिकीकरण को विशेष प्रोत्साहित किया और इस बात पर बल दिया कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था जो लंबे समय से रुग्ण अवस्था में थी या उसका विकास नहीं हुआ था और किसान मजदूर श्रमिकों का जो शोषण होता आया था और लोगों की जो दैनिक आवश्यकताएं जो थी उनको कैसे पूरा किया जाए, इस बात पर सरकार ने विशेष ध्यान देना शुरू किया जो अति आवश्यक भी था। तो उस समय नीतियां भी बनाई गई, पंचवर्षीय योजना, और विभिन्न उद्योगपतियों को भी विश्वास में लिया गया और उनको स्वतंत्रता दी गई कि आप नियमों का पालन करते हुए अपना औद्योगिक विकास करें और देश की उन्नति में अपना योगदान दें। तो इसी से संबंधित यह विषय है जिसको हम विस्तार से जानेंगे कि किस प्रकार से भारत सरकार ने औद्योगिकीकरण और अर्थव्यवस्था को सुधारने में क्या क्या कैसी योजना बनाई, क्या कार्य किए, उसी को देखते हैं। योजना की अवधारणा योजना मतलब किस प्रकार से औद्योगिक और अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए और उसकी गतिविधियां जो उसमें कमियां हैं उनको दूर किया जाए। और इसीलिए भारत की स्वतंत्रता का उद्देश्य आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं था, मतलब उद्देश्य राजनीति के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना भी था। राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई जिसका निर्माण करने का यही उद्देश्य था कि किसी प्रकार से राष्ट्र का आर्थिक उद्धार हो। और विभिन्न उद्योगपतियों को भी सरकार ने अपने पास बुलाकर उनसे विचार विमर्श किया, जिसमें JRD टाटा, GD बिरला और श्री राम प्रमुख थे, जिनके साथ विचार विमर्श करके यही निष्कर्ष निकाला गया कि किस प्रकार से लघु कुटीर उद्योगों को और अधिक सुधार किया जाए और कृषि व्यवस्था में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको विचार विमर्श करके कृषि व्यवस्था में सुधार किया जाए। तो ये योजना राष्ट्रीय योजना समिति से ही संभव था। इसका निर्माण करके जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कमियां थी उनको सुधार करने पर विशेष बल दिया। भारत में समाजवाद की विचारधारा, अब समाजवाद की विचारधारा किस प्रकार से इसको बढ़ावा मिला, तो कार्ल मार्क्स एवं एंजल्स को निजी संपत्ति सभी बुराइयों की जड़ प्रतीत होती थी। मतलब कार्ल मार्क्स ने सिद्धांत दिया था, समाजवाद को बढ़ावा दिया, और एंजल्स ये मानते थे कि जो अर्थव्यवस्था की जो सबसे बड़ी बुराई है वो है क्या, पूंजीवाद, क्या, निजी संपत्ति। उनका मानना था कि जो कई लोगों की संपत्ति एक व्यक्ति इकट्ठा करके बैठ जाता है और उस संपत्ति का एक केंद्रीकरण होने से जो बहुसंख्यक निर्धन लोग हैं उनका आर्थिक विकास रुकता है, उनकी आर्थिक जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। इसीलिए संपत्ति का बंटवारा होना जरूरी है और इसीलिए भारत सरकार ने भी इस बात पर विशेष ध्यान देते हुए और रूस से प्रभावित होते हुए
इस पर ध्यान देना शुरू किया और लोगों को अधिक से अधिक उनकी ज़रूरतों को पूरा कराने पर भी अपना उद्देश्य निश्चित किया। तो भारत में समाजवादी विचारधारा का भी हमें आज़ादी के बाद यह भी देखने को मिलता है कि किस प्रकार भारत में समाजवाद को भी बढ़ावा मिला, और ये भारत के लिए एक अच्छी बात थी। भारत में औद्योगिकरण, तो भारत में औद्योगिकरण, अब ये तो सभी को पता है कि बिना उद्योगों के विकास से आर्थिक स्थिति को सुधारा नहीं जा सकता, और उद्योगों से एक तो लोगों को रोजगार, दूसरा इससे लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार, और जो लोगों की दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं उनकी भी प्राप्ति आसानी से हो जाती है। तो इसीलिए औद्योगिकरण को विकास करने पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया, जिसमें उद्योगपतियों को की मदद ली गई और उनको स्वतंत्रता दी गई कि आप बिना किसी डर के आप अपने उद्योगों का विकास करें और देश के निर्माण में उसका सहयोग दें, जो कि पूर्व में ऐसा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ब्रिटेन का शासन भारत में और अंग्रेज सरकार कभी नहीं चाहती थी कि भारत में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलते हुए यहाँ के लोग विकास करें और आर्थिक रूप से समृद्ध बने। तो अब इस प्रकार की कोई बाधा नहीं थी कि वो भारत आज़ाद हो चुका था और जितनी अधिक उन्नति करनी है तो वो औद्योगिकरण से ही संभव थी। तो इसीलिए भारत में जैसे JRD टाटा, बिरला समूह और भी औद्योगिक घराने थे जिनको अब किसी प्रकार का एक तरह से दबाव नहीं था, और उन्होंने अपने उद्योगों के माध्यम से लोगों को रोजगार भी दिया और आर्थिक उत्पादन में वृद्धि भी की, जिसमें वस्तुओं का मतलब उपलब्धता सस्ते दामों के होने के कारण लोगों की जो दैनिक उपभोग की वस्तुएं भी उपलब्ध आसानी से होने लगी। तो बस अब जो कौन से उद्योग यहाँ भारत में ज़्यादा बढ़ावा मिले, जैसे वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट, चाय, कॉफी, रबर, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया, और वो सारे छोटे और बड़े उद्योग जो मनुष्य से संबंधित और उनके विकास से संबंधित थे, और जो कृषि का किसानों का जो शोषण हो रहा था और उनको बाधित किया जा रहा था कि आपको यही फसल उगानी है, उसकी बाध्यता से भी मुक्ति मिली। आर्थिक वृद्धि का सीमांत प्रभाव, तो आर्थिक वृद्धि का सीमांत प्रभाव यूं था कि भारत को संप्रभुता तो प्राप्त नहीं थी, उसे अंग्रेज सरकार की मनमानी का ही शिकार होना पड़ा और उन्हीं की आज्ञाओं का पालन करते हुए वह अपनी आर्थिक समृद्धि नहीं कर सकता था। तो स्वतंत्रता से पूर्व की स्थिति में ठहराव की स्थिति थी, मतलब औद्योगिक या आर्थिक विकास जो था वो ठहरा हुआ था, उसमें एक तरह से गतिशीलता नहीं थी। उसका कारण ये था कि ब्रिटिश सरकार कभी नहीं चाहती थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था सुधरे और उसकी कमियों को दूर किया जाए, और इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के कर वसूले किए जाते थे, और भारत में जो भारतीय लोगों को अपने जो शत्रु सेना है उससे लड़ाने के लिए सारा खर्चा भारतीयों पर डाल दिया जाता था। तो भारत सरकार या भारतीय लोग कहाँ से उसका वहन करें, आमदनी थी नहीं। तो आर्थिक वृद्धि का सीमांत प्रभाव जिसके संबंध में ये बोला है डॉक्टर ठहराव की स्थिति थी अर्थशास्त्री ए वैद्यनाथन के अनुसार। एक प्रमुख अर्थशास्त्री हुए ए वैद्यनाथन, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जो स्वतंत्रता से पूर्व जो विकास नहीं हो रहा था वो अब भारत की स्वतंत्रता के बाद किया जा सकता है, और उन्होंने स्वतंत्रता से पूर्व की स्थिति को ठहराव की स्थिति बताया है। डॉक्टर मतलब
अर्थशास्त्री ए वैद्यनाथन ने, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसके बाद स्वातंत्रोत्तरकालीन प्रारंभिक प्रयास। तो स्वतंत्रताकालीन प्रारंभिक प्रयास तो किए गए, ऐसा नहीं था कि भारत में उद्योगों को बढ़ावा नहीं दिया गया, प्रयास हो रहे थे, लेकिन उसकी गति बहुत धीमी थी, जिसके कारण प्रयासों का जो प्रभाव था वो ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उसमें जैसे हम अगर प्रकाश डालें, अगर देखें तो वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास सीमित था, जिसके कारण विकास नहीं हुआ। और इसमें ब्रिटिश सरकार की यही मंशा थी कि भारत में विकास को करके क्या लाभ, भारतीय इससे आगे पहुंच जाएंगे और उनके लिए खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। तो वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास सीमित होना, परिवहन विद्युतीकरण का अपर्याप्त विकास था, और नंबर 3 विनिर्माण गतिविधि में विदेशी पूंजी का प्रमुख स्थान होना। मतलब भारतीय मुद्रा नहीं, विदेशी पूंजी का क्या था प्रमुख स्थान, और आमदनियों एवं समृद्धि पर बल विशेष ध्यान नहीं दिया गया। तो यहाँ पर दिखाई देता है कि जो ब्रिटिश सरकार ने जो विकास कार्य किए भी थे वो अपने निजी उद्देश्य के लिए किए थे, जैसे रेलगाड़ी चलाना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि उन्हें देश के अंदर से आसानी से कच्चा माल बंदरगाहों तक ले जाने में सुविधा हो, जिससे कि जो पश्चिम में औद्योगिकरण हुआ उसको पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल प्राप्त हो सके। इससे कोई लेना देना नहीं था कि भारत को कितना आर्थिक लाभ होगा। कुटीर और लघु उद्योग। कुटीर और लघु उद्योग कैसे उद्योग? कुटीर का मतलब छोटे स्तर पर जो उद्योग थे, जो घरेलू उद्योग थे, जिसमें चटाई बुनना, कपड़े बुनना, दरी बुनना, फर्नीचर का कार्य, लकड़ी के विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाना, और तंबाकू उद्योग, जो छोटे बीड़ी बनाना, और खिलौने, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन, तो ऐसे उद्योग जो छोटे स्तर पर कम पूंजी में जिनको शुरू किया जा सकता था, ऐसे उद्योगों को सरकार ने बढ़ावा देने का पूरा अपना सहयोग दिया। और बड़े पैमाने पर उद्योग थे, जैसे कागज उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट, चाय, कॉफी, इस प्रकार के बड़े बड़े उद्योगों को भी बढ़ावा देना प्रारंभ किया गया, जिससे कि लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए। श्रम पुरस्कार और श्रम प्रबंध संबंध। अब इस बात पर मत दिया जाएगा कि औद्योगिक विकास को और अधिक प्रोत्साहन दिया जाए, इसके लिए पुरस्कार व्यवस्था भी की गई, और ये निश्चित किया गया कि जो मतलब श्रमिक हैं वो उनको निखारा जाए, उनके श्रम में और वृद्धि, मतलब निखार लाया जाए, उनमें कार्यकुशलता की वृद्धि की जाए। इसीलिए श्रम पुरस्कार की भी व्यवस्था की गई, जिससे कि लोगों में एक नई ऊर्जा में वृद्धि हो, और श्रम प्रबंध एवं श्रमिकों में अच्छा संबंध बनाए रखने के लिए कमेटी भी बनाई गई, जिससे कि श्रमिकों की जो परेशानियां हैं उनको दूर किया जा सके। विदेशी पूंजी के प्रति दृष्टिकोण। अब इस बात पर ध्यान दिया जाने लगा कि विदेशी पूंजी का भारत में कम से कम प्रयोग किया जाए, और स्वदेशीकरण को विशेष प्रोत्साहन दिया गया, जिससे कि भारत में ही वस्तुएं बने, भारत के लोग ही बनाए, और भारत की मुद्रा में ही उनका लेन देन हो, जिससे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छी अवस्था में पहुंचे। पहले क्या था कि अंग्रेज इस बात पर भी विशेष ध्यान देते थे कि लेन देन का जो कार्य है वो विदेशी पूंजी में ही करो, जिससे कि आम जनता उनसे दूरी रहे।
क्योंकि विदेशी पूंजी भारत का रुपया अपने आप कमजोर हो जाएगा। जब विदेशी पूंजी यहाँ पे लगेगी ज़्यादा, तो विदेशी पूंजी के प्रति दृष्टिकोण में ये बदलाव आया कि जिस प्रकार से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, उसी प्रकार से विदेशी पूंजी का वो भी मतलब उसका बहिष्कार किया जाए और स्वदेशीकरण को विशेष प्रोत्साहन दिया जाने लगा। उद्योग विकास तथा नियमन अधिनियम 1951, ये अधिनियम लाने का प्रमुख उद्देश्य ये था कि भारत में अधिक से अधिक जो उद्योग जो चल रहे हैं उनमें पारदर्शिता लाई जाए, उन पर नियंत्रण सरकार का रखा जाए, जिससे कि उद्योगपति मनमानी न कर सके। ये अधिनियम 1951 में तो लाया गया, पर ये पारित हुआ जाके 1952 में, ठीक है। और इसको लागू करने की जो उनकी शर्तें थी, जो बातें थी, वो थी नंबर 1, लाइसेंस लेना जरूरी होगा। अब पहले तो एकदम छूट दी गई कि ठीक है अपने उद्योग लगाइए और अपना देश का भला कीजिए और लोगों को रोजगार दीजिए, लेकिन बाद में सरकार ने 1951 में ये अधिनियम लाया और 52 में जब ये लागू हुआ तो उसमें ये निश्चित किया गया कि जो उद्योगपति हैं उन्हें सरकार से लाइसेंस लेना जरूरी होगा। नंबर 1, सरकार उद्योग व फर्मों की जांच भी कर सकती है कि कोई ऐसा उद्योग तो नहीं चल रहा है जो मतलब देश की प्रतिष्ठा में हानि पहुंचाए या किसी ऐसी चीज का उत्पादन तो नहीं हो रहा है जिससे कि वो लोगों के लिए नुकसानदायक हो, तो सरकार उद्योग और फर्मों की जांच भी कर सकती थी। नंबर 3, सरकारी निर्देशों का पालन भी कराया जाना आवश्यक था, क्योंकि अगर उद्योगपति अपनी मनमानी करने लगेंगे तो सरकार का तो नियंत्रण खत्म, दूसरा उद्योगपति अधिक से अधिक अपना ही मुनाफा कमाएंगे बल्कि दूसरों का हित ध्यान में रखेंगे। तो नियम और शर्तों के अनुसार उद्योगों चलाने को बढ़ावा देने के लिए ये उद्योग अधिनियम 1951 लाया गया और इसका उद्देश्य ये था कि लाइसेंस लेना जरूरी है। सरकार उद्योग और फर्मों की अकस्मात जांच भी कर सकती है या जांच कराई जाए और सरकारी निर्देशों का पालन भी करना होगा। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956, अब ये दोनों 51 और 56 का उद्देश्य यही था कि सरकार का नियंत्रण रहे और उद्योग भी अपनी नियमों और शर्तों का पालन करते हुए अपना औद्योगिक उत्पादन बढ़ाएं। तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में 30 अप्रैल 1956 में यह दूसरा औद्योगिक नीति प्रस्ताव स्वीकार किया गया और इसकी धाराएं क्या थी उसके बारे में जानेंगे कि मतलब इस अधिनियम में कौन सी बातों को बल दिया गया। अब उद्योगों का नया वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, मतलब इंडस्ट्री जो लगाई गई, मतलब उद्योग थे उनका वर्गीकरण किया गया, उनको अलग अलग वर्गों में बांटा गया जिससे कि उद्योगों से होने वाली आय और उनके लाभ को आसानी से समझा जा सके और सरकार को भी जो कर प्राप्त हो रहा है या उनसे जो भी राशि ली जा रही है उसको भी एक उसकी भूमिका तैयार की जाए। इसीलिए 1956 अधिनियम में उद्योगों का नया वर्गीकरण किया गया और उनको क्लासिफिकेशन करते हुए उनको उनकी जिम्मेदारियां बताई गई, जिससे कि ये भी समझा गया कि कौन सा उद्योग किस प्रकार का है और कितना उसका उत्पादन है और क्या क्या उनकी सीमाएं हैं। तो उद्योग का नया वर्गीकरण हुआ 1956 अधिनियम के अनुसार। औद्योगिक पृथक खंड नहीं, तो इस बात पर बल दिया गया कि औद्योगिक कोई पृथक खंड नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया कि विभिन्न वर्ग पृथक खंड नहीं है बल्कि एक दूसरे से संबंधित है। मतलब ये पृथक खंड नहीं है उद्योग व्यवस्था, ये क्या है कि एक दूसरे के
पूरक है। मतलब उद्योगों में उत्पादन वही होगा जिसकी डिमांड होगी, जिसको जनता पसंद करेगी। तो ये एक दूसरे के पूरक है। उत्पादन प्लस उपभोक्ता के ये एक दूसरे के एक दूसरे संबंध भी रखते हैं कि उत्पादन उसी का होगा जो उपभोक्ता पसंद करेगा, जिसकी जरूरत होगी वही उत्पादन होगा। और 1956 में यही भी बात बताई गई अधिनियम में कि औद्योगिक जो है वो पृथक खंड नहीं है, वो अपने आप को अलग ना समझे। निजी क्षेत्र के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार, तो निजी क्षेत्र जो थे जैसे प्राइवेट उद्योग, कुछ सरकारी उद्योग भी। अब सरकारी उद्योग जो है उन्हें सरकार का एक तरह से सपोर्ट, सहयोग काफ़ी प्राप्त होता है, लेकिन जो निजी उद्योग क्षेत्र थे उनके प्रति भी सरकार की मतलब किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं रही। उनके प्रति भी समानता का व्यवहार अपनाया गया और उनसे न्यायपूर्ण व्यवहार सदैव करने का प्रयास किया गया, जिसका उद्देश्य यही था कि निजी कार्य कुशलता में वृद्धि की जा सके और निजी औद्योगिकरण को बढ़ावा मिले, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाया जा सके। इसके बाद ग्रामीण एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहन भी दिया गया। 1956 अधिनियम के अनुसार उद्योग नीति प्रस्ताव 1956, इसमें ग्रामीण स्तर के जो उद्योग थे जैसे मछली पालन, मधुमक्खी पालन और इसके अतिरिक्त पशुपालन, इस प्रकार के जो छोटे स्तर के उद्योग उनको भी बढ़ावा दिया गया। और इनको प्रोत्साहन देने का यही उद्देश्य था कि जो देश में जो ग्रामों में निवास करने वाली जनसंख्या है उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए, और जब गांव की स्थिति सुधरेगी तो देश की स्थिति में भी सुधार होगा। तो इस बात का भी विशेष बल दिया गया। ग्रामीण लघु उद्योगों के प्रोत्साहन के द्वारा प्रादेशिक विषमताओं को दूर करना। अब ये बात आई कि गांव की स्थिति तो चलो सुधर जाएगी और गांव के लोगों के पास ऑप्शन ये भी है कि वो कृषि कार्य के द्वारा भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं और अब सरकार के द्वारा भी उनको सहयोग दिए जाने लगा। लेकिन जो प्रदेश बने, भारत का एकीकरण हुआ तो उससे विभिन्न प्रदेश बनाए गए, तो इस बात पर बल दिया गया कि जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो रखी है या जो आर्थिक दृष्टि से उन्नत नहीं है, तो एक दूसरे राज्य आपस में सहयोग भी करेंगे और प्रादेशिक विषमताओं को दूर किया जाएगा आर्थिक सहायता के द्वारा। तो इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा कि किसी क्षेत्र में यदि विकास नहीं हो पा रहा है और प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और वहाँ के लोगों की अर्थव्यवस्था को एकदम खराब कर देती हैं, तो इसमें सरकार पूरा अपना सहयोग देगी और प्रादेशिक विषमताएं हैं जो उनको दूर किया जाएगा। कर्मचारियों का प्रशिक्षण, अब ये भी ध्यान दिया गया कि यदि कर्मचारी प्रशिक्षित होंगे तो वो अधिक कार्य कुशलता के साथ कार्य कर सकेंगे और इससे उद्योग को तो विकास होगा ही, उससे गुणवत्ता में विकास होगा जो उत्पादन में। तो इसीलिए बड़े बड़े उद्योगपतियों को ये आदेश भी दिया गया कि अपने औद्योगिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था करें और अधिक से अधिक उनको दक्ष किया जाए विभिन्न कार्यों में, जिससे कि गुणवत्ता में वृद्धि हो। तो ये भी 1956 औद्योगिक नीति प्रस्ताव में बात रखी है। फिर श्रम को सुविधाएं। अब जो श्रमिक वर्ग है उन्हें एक तो सुविधाओं के रूप में उनके कार्य करने के
समय निश्चित करना, उनको वेतन समय पर देना, इसके अतिरिक्त उनके अतिरिक्त जो भी भत्ते हैं या अलाउंस जो भी उनको आर्थिक सहायता देनी है वो भी निश्चित किए गए। और बाकायदा उनकी एक जांच भी होती थी कि श्रमिकों का शोषण तो नहीं हो रहा है जो आज़ादी से पूर्व होता आया था। तो इस प्रकार के श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाओं पर भी विशेष बल दिया गया ताकि श्रमिकों का जो जीवन स्तर है उसको सुधारा जाए। और यदि श्रमिक खुश तो उससे उद्योगों का एक तरह से विकास होना संभव ही। तो इसीलिए एक पारदर्शिता लाने पर विशेष ध्यान दिया गया। 1956 के प्रस्ताव का मूल्यांकन, अगर 1956 के प्रस्ताव का मूल्यांकन करें तो 1956 का औद्योगिक नीति का प्रस्ताव राजनीतिक संविधान की भांति भारत का आर्थिक संविधान भी माना जा सकता है। 1956 का प्रस्ताव औद्योगिक क्षेत्र में देखें और तो ये आर्थिक संविधान भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी जो बातें सम्मिलित हुई उनमें अधिक से अधिक श्रमिकों का कल्याण, उद्योगों का विकास और उद्योगों को प्रोत्साहन पर विशेष बल दिया गया, जिसका उद्देश्य था कि भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे उन्नत बनाया जा सके और भारत की जो आर्थिक जो विषमताएं, आर्थिक परेशानियां थीं उनको किस प्रकार से दूर किया जाए। तो आज हमने इस वीडियो में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की अवधारणा के बाद और औद्योगिकरण के बारे में समझा। इसका कुछ भाग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आज हम योजना की अवधारणा, भारत में समाजवाद की विचारधारा, भारत में औद्योगिकरण, आर्थिक वृद्धि का सीमांत प्रभाव, स्वातंत्रोत्तर कालीन प्रारंभिक प्रयास, कुटीर और लघु उद्योग, श्रम पुरस्कार और श्रम प्रबंध संबंध, विदेशी पूंजी के प्रति दृष्टिकोण, उद्योग अधिनियम 1951 जो 52 में लागू हुआ, औद्योगिक नीति 1956, 30 अप्रैल 1956 में दूसरा औद्योगिक नीति प्रस्ताव स्वीकार की गई। धारा इस प्रकार, औद्योगिक का नया वर्गीकरण, औद्योगिक पृथक खंड नहीं, निजी क्षेत्र के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार, ग्रामीण और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, प्रादेशिक विषमताओं को दूर करना, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, श्रम को सुविधाएं और 1956 के प्रस्ताव का मूल्यांकन। तो आज बस इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके।